दोस्तों नमस्कार। बिहार और उत्तर प्रदेश हर चौथा या पांचवा वोटर बेरोजगार है। बिहार और उत्तर प्रदेश हर तीसरा वोटर किसानी से जुड़ा हुआ है, या तो वह खेती करता है या खेत मजदूर के तौर पर उसकी जिंदगी चलती है। हर दूसरा वोटर महंगाई की गिरफ्त में है और उसमें बड़ी तादाद महिलाओं की है। राजनीतिक तौर पर किसी भी सरकार के लिए यह चुनाव के ऐलान के साथ ही हार की मुनादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से इस देश में मीडिया ने सरकार के लिए चकाचौंध को परोसा और खुद सरकार ने इस देश के तमाम संस्थानों का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए किया और उसमें अपनी गारंटी शब्द को जोड़कर जिस तरीके से समूची हिंदी पट्टी में अलग अलग राज्यों के भीतर अपने प्रचार को फैलाया, उसी की वजह से लगने लगा कि अब चुनाव में बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस गारंटी के साथ अपनी हैट्रिक का जिक्र कर रहे हैं वो हैट्रिक ना लगे। लेकिन चुनाव के मझधार के बीच ही खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करने लगे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन बातों का जिक्र करने लगे, उसका असर इतना व्यापक हो गया कि सिर्फ बिहार यूपी की 120 सीटों में जहां पिछले चुनाव में सेंचुरी ठोक दी गई थी, एक झटके में अब हाफ सेंचुरी ठोक पाने की स्थिति में भी बीजेपी नहीं है। क्या यह सब कुछ एक झटके में हो रहा है या इसकी वजह कुछ और है? और इसके दूसरे तरफ कांग्रेस, जिसका अपना संगठन बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसे पता है कि वहां के छत्रपों के साथ खड़े होकर ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। तो उधर तेजस्वी है और इधर अखिलेश है, और इनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार की मुनादी अपने तौर पर राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में कर दी है। लेकिन आज सवाल इन सब से आगे का है। सामान्य तौर पर चुनाव के बीच में कभी कोई यह ऐलान करता नहीं है कि अब हम शपथ लेने जा रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी और मोदी सरकार जो बीते 10 बरस में सत्ता में थी अब वो फिसलती चली जा रही है। और इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, बल्कि अगर राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहें कि 4 जून को हम सरकार बनाएंगे और 15 अगस्त तक इस देश में 30 लाख नौकरियां जो सरकारी हैं उसमें बहाली का कामकाज शुरू हो जाएगा, तो इतनी ताकत एक झटके में राहुल गांधी के पास कैसे आ गई? और क्या वाकई इस देश के भीतर दक्षिण का दरवाजा बंद होने की स्थितियां चुनाव के भीतर जब नजर आ रही है, तो उसमें उत्तर भारत और हिंदी पट्टी एक बड़ी ताकत के साथ न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर राजनीति साधते हुए खड़ी थी। और वही ताकत प्रधानमंत्री मोदी की, वही ताकत देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो चाणक्य की भूमिका में रहना चाहते हैं, उनकी बिसात पर। लेकिन यह बिसात डगमगाने लगी है। अगर आप राज्य दर राज्य चलेंगे तो यह बिसात जब डगमगा रही है तो इसका आकलन हर कोई कर रहा है। और शायद यह पहली बार है जब खुले तौर पर राहुल गांधी ये कहने से चूके नहीं कि 4 जून को हमारी सरकार यानी इंडिया की सरकार शपथ लेगी। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। वजह क्या है? इतनी साफगोई के साथ राहुल गांधी अपनी सरकार के आने का ऐलान कैसे कर सकते हैं? यह सवाल हर जहन में होना चाहिए। लेकिन इस देश के भीतर मोदी सरकार की उपलब्धियां या उनके 10 बरस के कामकाज अगर चुनावी मुद्दा नहीं है, और चुनावी मुद्दा अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि खुद जनता उठा रही है, और उस जनता के हाथों में पहली बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को जिस तर्ज पर बांट रही है वो चौंकाने वाला है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। गांव-गांव में एक पन्ने का मैनिफेस्टो घर घर पहुंचाया जा रहा है। उस मैनिफेस्टो के नीचे में अपना नाम पता लिखने की जगह भी दी गई है।
उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सत्ता में अगर इंडिया आती है, कांग्रेस आती है, तो उसे क्या क्या मिलेगा। सिर्फ अपना नाम पता लिख डालिए और उसके बाद तमाम चीजें आपके अनुकूल हो जाएगी। तो क्या यह ब्लैंक चेक है? हमें लगता है उसकी एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यह वो तस्वीर है और यह वो स्थिति है जो नीचे लिखा गया है। यह घर घर में बांटा जा रहा है। यह छोटा सा हिस्सा है जिसमें आपको नाम पता लिखना है, लेकिन सवाल है कि गांव गांव के भीतर क्या वाकई इतनी शिक्षा है कि वो कोई लिख पाएंगे? आपको जानकर हैरत होगी कि कई गांवों में, खास तौर से बिहार, यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन जगहों पर बकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में बैठकर इस फॉर्म को भरा रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर में बकायदा इन चीजों का जिक्र किया गया कि क्या क्या आपको मिलेगा और उसको महीन तरीके से समझाया गया किस किस न्याय का जिक्र हो रहा है। अगर ध्यान दीजिए तो इस तरीके का पर्चा पंजाब में पहली बार कैप्टन ने भी बांटा था। जब पहली बार लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि वह चुनाव जीत जाएगी, कैप्टन ने बकायदा इसी तरीके से फॉर्म निकाला और इसमें लिख डाला आपको रोजगार देंगे। रोजगार दिया या नहीं दिया वो एक अलग सवाल है, लेकिन इसका असर यह हुआ कि कैप्टन उस वक्त चुनाव जीत गए थे। और दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई तो उसने भी यही तरीका निकाला। और अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अगर इस देश के गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों तक में इस तरीके के फॉर्म को वो बांटने की स्थिति में आ गई है, तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत बहुत साफ तौर पर इन मुद्दों के आश्रय समझा जा सकता है कि युवाओं को पास बेरोजगारी के अलावे कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी की स्थिति कितनी विकट है, यह सवाल झारखंड जैसी जगह में वहां पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया जब कि बेरोजगारी को लेकर आपने किया क्या है, आपको जानकर हैरत हो जाएगी। इन सवालों के जवाब में इस देश में सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है जिसमें वो बता पाए कि रोजगार कितना, बेरोजगारी की स्थिति कितनी। सुन लीजिए पहले। नहीं, रोजगार के विषय में मैं स्पष्ट करना चाह रही हूं, किसी के हाथ में डेटा नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा है वो पूरे दुनिया का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने करते हुए कर रहे। असल में कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने गांव गांव में उन सवालों को जन्म दे दिया है जिन सवालों पर मोदी सरकार खामोश रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि मनरेगा का मजदूर हो या किसानों के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हो या गरीब महिलाओं के सामने सीधे बैंक में ट्रांसफर के पैसे कैसे आएंगे, इन सवालों का जवाब ना हो। और युवाओं के सामने अपने रोजगार को लेकर कोई अंधेरे के अलावे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो ऐसे में अगर कोई इन सवालों को उठाकर सत्ता में आने के बाद इसको देने का जिक्र कर रहा है तो एक झटके में वह वोट दे या ना दे, लेकिन वो सवाल करने लगा है। और इन सवालों से रूबरू होती हुई मौजूदा सरकार के सामने जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ किया उसका इतना ज्यादा प्रचार सरकारी माध्यमों के जरिए और इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर भी जाना जाता है, उसने बाखूबी हर बात को खूब फैलाया। और जब फैलाते फैलाते बात पंचायत और गांव स्तर तक पहुंच गई और उसके बाद जब मैनिफेस्टो उनके हाथ लगा तो वह तुलना करने लगे कि जिन बातों का जिक्र मोदी सरकार कर रही है उन बातों का जिक्र से आगे निकलकर अगर मैनिफेस्टो कांग्रेस का बता रहा है और इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि अभी आपकी हथेली खाली है, हम आएंगे तो हमारी हथेली के जरिए आपका पूरा हाथ भर जाएगा। और यही वो परिस्थिति है जिसने जनता के मुद्दों को सतह पर ला दिया। और इसके दायरे में बिहार, उत्तर प्रदेश का जिक्र अब इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां की बेरोजगारी की परिस्थितियों को बाखूबी हर कोई जान समझ रहा है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब अपना संबोधन युवाओं के नाम दे रहे हैं। और बिहार, यूपी की जो 120 सीटें हैं,
अगर उसको आप परखें तो वहां पर उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर वोटिंग हो गई है, 54 सीटों पर अभी भी वोटिंग बची हुई है। बिहार में 14 सीटों पर वोटिंग हो गई है, 26 सीटों पर अभी भी बची हुई है। लेकिन जो 40 सीट बिहार यूपी की जहां पर वोटिंग हुई है, उन 40 में से 20 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसीलिए अगर ओवरऑल चुनाव में देखें तो जो 120 सीटें दोनों राज्यों की है, वहां पिछली बार सेंचुरी ठोकी गई थी, लेकिन इस बार दोनों राज्यों को मिलाकर 50 सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और शायद यही वजह है कि अब अपने हाथ में खुद प्रधानमंत्री मोदी कमान लेना चाहते हैं। और यह भी पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पटना में रात गुजारेंगे। 12 तारीख को वो पटना में रोड शो करेंगे और उस रोड शो को हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति है वहां से शुरू करके गांधी मैदान के पास जहां पर जेपी गोलंबर कहलाता है, वहां तक वो रोड शो करेंगे और पूरी रात। उसके बाद वो वापस दिल्ली नहीं लौटेंगे, वो वहीं पर रहेंगे और अगले दिन यानी 13 तारीख को वो हाजीपुर जाएंगे जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, सारण जाएंगे जहां पर राजीव प्रताप रूडी है लेकिन उनके सामने रोहिणी आचार्य है जो लालू यादव की बेटी है। उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर की राजनीतिक पहचान तो बार बार जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ जाती है, वो जेल में थे और चुनाव जेल में रहते हुए जीत गए। और मुजफ्फरपुर को लेकर, वहां के विकास को लेकर जिन सवालों को मोदी सरकार ने पावर सेक्टर के लिए या वहां पर शुगर मिल के लिए उठाया, वो तमाम चीजें इस दौर में धराशायी हो गई। यानी राजनीतिक तौर पर अब पैबंद लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मुजफ्फरपुर में भी जरूरत है। और इस नब्ज को उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर कल राहुल गांधी आपको अखिलेश के साथ रैली करते हुए दिखाई देंगे, अगले हफ्ते तेजस्वी के साथ दिखाई देंगे। वह युवाओं की नब्ज को कैसे पकड़ रहे हैं, आज उन्होंने जो छोटा सा वीडियो बनाया और उसको जब जारी किया तो युवाओं को संबोधित किया और इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री भटकाएंगे आपको, लेकिन आप भटके नहीं क्योंकि हमारी सरकार आ रही है। इस पूरे हिस्से को सुनिए। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। सवाल फिर वही है, राहुल गांधी के पास इतनी ताकत और जीत को लेकर इतना भरोसा कैसे आ गया? दरअसल पहले 3 चरणों ने एक संकेत दिए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, यहां पर बड़ी तादाद में इंडिया की जीत तय है। उसमें कांग्रेस की भागीदारी बड़ी है, खासतौर से राजस्थान और कर्नाटक में। महाराष्ट्र में अपने तौर पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी के प्रति भावनात्मक तौर पर वहां पर वोटर उनसे जुड़ गए क्योंकि उनकी पार्टियों को तोड़ा गया। और अपने भाषणों में उद्धव ठाकरे ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि चोरी तो बहुत तरीके से देखी गई और पहली बार एक डकैती ऐसी हुई जिसमें उनके पिता के नाम को ही चुरा लिया गया और दूसरी तरफ शरद पवार की जेब में हाथ डालकर उनकी घड़ी को निकाल लिया गया। और उसके बाद के सिलसिले को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इन 3 राज्यों के बाद बड़ा असर जो हम आपसे उत्तर प्रदेश और बिहार की दिशा में ले जा रहे हैं, उसने तीसरे चरण में जो संकेत दिए, खास तौर से 10 सीट उत्तर प्रदेश की जो थी और जो 5 सीट बिहार की थी, इन तमाम जगहों पर बड़ा संदेश निकलकर आने लगा। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी ले जाएगी, यह बीजेपी के लिए मुश्किल सबब हो गया। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है
वह प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ चल रही है। और उसकी बड़ी वजह महिलाएं और महिलाओं की सुरक्षा का आलम है। वो मुद्दा जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का खांचा इन दोनों राज्यों से गायब है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री पटना में रात गुजारें, युवाओं को संबोधित करें, युवाओं को साथ लेकर चलने का वादा करें, रोजगार देने की परिस्थितियों का वादा करें, लेकिन इन सब के बीच का सच क्या है? यह मुश्किल सवाल इसलिए क्योंकि इन बातों को लेकर वित्त मंत्री यानी देश की फाइनेंस मिनिस्टर जब यह कहती हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियां एक साल में दी, और उधर राहुल गांधी कहते हैं आपसे तो साल भर में 2 करोड़ नौकरियों को देने का वादा था, और जिक्र 10 लाख का हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिन बातों का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो सिडबी हो, इन बातों का जब जिक्र कर रहे हैं तो एक झटके में युवाओं को याद आने लगा है कि पकौड़ा तो यही बनवाते थे। यानी घाव पर मलहम लगाने के बदले जो नमक छिड़कने की राजनीति थी, चुनाव के ऐन वक्त में जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, उसने युवाओं के भीतर और अलग अलग तबकों के भीतर यह सवाल उठा दिए हैं। और इसका जवाब दे पाने की स्थिति में क्यों सरकार नहीं है? फाइनेंस मिनिस्टर से जब झारखंड में यह सवाल पूछा गया तो जवाब देखिए कैसा आता है। पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है? जो पीएम मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो? ऐसे ही रेहड़ी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टार्टअप में आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उनको कुछ ना कुछ बैंक के व्यवस्था के द्वारा और सिडबी में फंड ऑफ फंड्स के द्वारा जो हेल्प हम कर रहे हैं, वो स्टार्टअप चलाने वाले का भी वो खुद बैठकर चला नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई और का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? अब इन बातों को सुनकर कोई भी कह सकता है क्या वाकई मोदी सरकार के पास इस देश के वोटरों को बताने के लिए अपनी उपलब्धियों में कुछ भी नहीं बचा है? क्योंकि जिस तरीके से जिन बातों को देश में वित्त मंत्री तक रख रही है, इसमें कोई दूसरा मंत्री इसके बाद लोगों से जुड़े मुद्दों का जवाब कैसे देगा? और यही मुश्किल सबसे बड़ी होती चली जा रही है। और संयोग से इसका दायरा कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही बड़ा कर दिया था जब ब्लैक मनी का जिक्र किया। यानी इस देश के भीतर काला धन है और उस काले धन को लेकर उन्होंने अंबानी अडानी तक का जिक्र कर दिया। सवाल पहली बार यह इस देश के भीतर उठा, जिन मुद्दों के आश्रय सरकार सत्ता में आई थी वह मुद्दे भी इस दौर में भुला दिए गए। जिन मुद्दों को उठाते हुए 2014 और 2019 में गीत गाए गए, वही मुद्दे सरकार के गले की फांस बन गए। वो चाहे नोटबंदी से उभरे हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सवाल हों, जिसने बेरोजगारी और पैसे की कमी ग्रामीण इलाकों में भरपूर पैदा की, जीएसटी जिसने इस देश के छोटे व्यापारियों के भीतर और इस देश में व्यापार से जुड़े कामकाज पर बुरा असर डाला। इस दौर में जिस तरीके से नौकरशाही का करप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सामने आने लगा, उसने एक झटके में इस देश के भीतर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है यह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने रख दिया। यानी ध्यान दीजिए, हर कदम पर जिन मुद्दों को लेकर 2014 से मोदी सरकार काम करती रही, उसका जवाब देने के लिए कोई दूसरा चेहरा इन 10 सालों में बचा ही नहीं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। निर्मला सीतारमण जवाब इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। शुरुआत में याद कीजिए उनका नाम डाल दिया गया था कि उन्हें चुनाव लड़ना है,
उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए और कहे मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे चुनाव लड़ने की हुनर नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है इसे जीतना, बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है। लेकिन उसी फाइनेंस मिनिस्टर के नाक तले जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुला तो पता चला 8,000 करोड़ से ज्यादा तो बीजेपी के खाते में वो पैसा गया है। इसके अलावे अलग अलग माध्यमों से पैसा गया है। तो जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन बिल्कुल नहीं है, वो सरकार के कामकाज का जवाब कैसे देगा? और इस दौर में जो जवाब दे सकते थे और जिनकी राजनीतिक जमीन थी, उनको एक एक करके हाशिए पर लाकर खत्म कर दिया गया और धीरे धीरे एक ही चेहरा बचा। और उस चेहरे के सामने बड़ा सवाल तब आ गया जब लगने लगा कि मेरे चेहरे के आसरे पता नहीं वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो अब मुझे हर दांव खेलना है। इसीलिए हर दांव को प्रधानमंत्री ने इस दौर में चलना शुरू कर दिया। और ये वो परिस्थिति थी जिसमें बात निकलते निकलते ब्लैक मनी और अंबानी अडानी तक का जिक्र करने से प्रधानमंत्री नहीं चूके, जो 10 बरस में एक बार भी इन दोनों नामों से बचते रहे। इन सब के बावजूद भी कि उनकी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, अंबानी की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा और दुनिया भर में इस देश की जो प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, जिन जिन देशों में वो गए वहां वहां अडानी के बिजनेस का विस्तार कराने की दिशा में प्रधानमंत्री उनके भी एम्बेसडर बनते हुए दिखाई देने लगे, जो खुला आरोप विपक्ष ने लगाया, आंकड़ों के साथ लगाया, फैक्ट के साथ लगाया। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने जैसे ही नाम लिया तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुलकर कहा, ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, इस देश के भीतर इकोनॉमिक ऑफेंस होता है तो उसकी जांच की जाती है, और अगर इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है, ब्लैक मनी देश के भीतर है और ब्लैक मनी के माध्यम हवाला भी होते हैं, अलग अलग माध्यमों के जरिए होता है, तो आपकी एजेंसियां काम क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी ने कल पूछा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। तो क्या प्रधानमंत्री की हड़बड़ाहट ने राहुल गांधी को ताकत दे दी और अपनी जीत का भरोसा दिला दिया, या फिर इस दौर में जनता ने जिन मुद्दों को उठाया और जिन मुद्दों के आसरे वह वोटिंग कर रही है, उसके भरोसे अपने भीतर भरोसा जीत का क्या राहुल गांधी का जाग गया? या इन सब से हटकर पहली बार यह सवाल इस देश में बड़ा हो गया कि कोई भी सरकार अगर 10 बरस सत्ता संभालने के बाद भी किसी एक मुद्दे पर खुले तौर पर यह कह पाने की स्थिति में ना हो कि उसने किस तरीके की राहत और रियायत इस देश में वोटरों को दी है, और अलग अलग समुदाय और अलग अलग जातीय समीकरण और अलग अलग मुद्दों के आश्रय होने वाले वोटों के ध्रुवीकरण का रास्ता भी इस दौर में बीजेपी के लिए अगर बंद हो गया है और उनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का कामकाज है, उसी चेहरे के जरिए पार्टी की पहचान है, तो क्या एक जबरदस्त तरीके से ऐसी त्रासदी में बीजेपी फंस चुकी है जहां पर उसके भीतर भी यह सवाल है कि अगर 2024 के चुनाव में जिस चेहरे के आसरे वह आगे बढ़ रहे हैं, अगर वह जनता के लपेटे में आ गया तो फिर बीजेपी किस गर्त में जाएगी, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और शायद यही डराने की परिस्थिति बीजेपी के भीतर के अलग अलग पॉकेट्स में सुनाई देने लगी है, और ये अलग अलग पॉकेट्स आरएसएस से भी जुड़े हैं, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर से भी जुड़े हैं, इस देश में बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है वहां के छत्रपों से भी जुड़े हैं, और ये कैसे असर डाल रहे हैं बीजेपी को ही बीजेपी के खिलाफ खड़े करके, इस पे चर्चा तो 1-2 दिन बाद की जाएगी। लेकिन यह वह ताकत है जो बीजेपी को हरा भी रही है और सामने वाले को नई ताकत भी दे रही है,
और यही वजह है कि इन तमाम परिस्थितियों में पहली बार चुनाव के वक्त बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का बड़ा कद्दावर नेता, बीजेपी के छत्रपों की पहचान पाए हुए नेता, बीजेपी के पीछे खड़ी आरएसएस की फौज गायब है। और शायद इसीलिए 4 जून को सरकार बन रही है, इसका जिक्र करने से राहुल गांधी चूक नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।